Hello, this is Amin sir, and today I am going to start the chapter that is chapter number 1 of Political Science, Class 10, Sheva Board. The name of the chapter is Indian Democracy. So सबसे पहले हम समझेंगे कि what is Indian democracy and how it is established. कैसे Indian democracy established हुआ है ये इसके बारे में समझेंगे. And this chapter have given a brief explanation about Indian democracy, how the democracy was established in India. Okay, so first of all, भारतीय लोकतंत्र. ठीक है, तो इंडियन डेमोक्रेसी का मतलब क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे. डेमोक्रेसी किता जिनिस a system in which the government of a country is elected by the people of its own is called democracy. এমন একটা গভর্নেন্স সিস্টেম যে কান্ট্রির মধ্যে যে দেশের মধ্যে গভর্নমেন্টরে ইলেক্ট করা হয় মানুষের থ্রুতে মানুষে ইলেক্ট করে, লাইক ভোটিং সিস্টেম আছে যেটা আমরা ভোট দিয়া এমএলএ এমপি বানাই, তো এটা কিন্তু একটা গভর্নমেন্ট আমরা ক্রিয়েট করি, ইজ নট ইট? তো ওই যে প্রসেস যেটা ওইটারে কিতা কোয়া হয়, ডেমোক্রেসি কোয়া হয়. লাইক ভোটিং সিস্টেম, ইউ ভোট অ্যান্ড you give someone that power to rule the country. Okay, you give the responsibility to them. Okay, isn't it? So this is called what, democracy. So आज हम पढ़ेंगे इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में. So now let's start with introduction. Okay, so India was under the British subjugation for nearly 2 centuries. So subjugation का मतलब क्या है, अंडर. तो फर्स्ट लाइन पे ये बताया जा रहा है कि इंडिया ब्रिटिश के अंडर पे नियरली 2 सेंचुरीज में था. 2 सेंचुरीज था, मतलब 2 सेंचुरीज का मतलब क्या है, 200 साल. ठीक है. सो नेक्स्ट लाइन पे हम देख सकते हैं, इट वाज क्लियरली एंड हाईलाइटेड दैट फ्रॉम 1757 टू 1947. अब थोड़ा पीछे हम जाएंगे कि कैसे इंडिया, हम जानते हैं कि ब्रिटिश बहुत पहले आया है इंडिया में, लेकिन ये 1757 पे क्यों, उसका मतलब यहाँ पे लिखा है कि 1757 से ही ब्रिटिश का राज चालू हुआ था, और वो कैसे हुआ था, ब्रिटिश का डोमिनेंस कैसे इस्टेब्लिश्ड हुआ था इंडिया में, इसके बारे में हम जानेंगे. सो सबसे पहले मैं ये बात थोड़ा पीछे जाऊँगा. एज वी नो दैट द ब्रिटिश फर्स्ट लैंडेड इन इंडिया, सूरत. तो इंडिया के एक जगह है, एक स्टेट है जहाँ पे मतलब गुजरात के साइड पे, तो उसी स्टेट में सूरत पे सबसे पहले ये ब्रिटिश के एक कंपनी आया था जिसका नाम है ईस्ट इंडिया कंपनी, इज नॉट इट? सो फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड वो लोग आए थे, क्यों, बिजनेस करने के लिए आए थे, और वो लैंडेड हुए थे वहाँ पे अगस्त 24 1608 में. ठीक है, बट देखो लैंडेड हुए थे अगस्त 24 1608 में, लेकिन उनका यहाँ पे लिखा है कि इस्टाब्लिशमेंट कब हुआ था, 1757 पे. सो इतने दिन के बाद उनका मतलब इस्टाब्लिशमेंट हुआ, वो कैसे हुआ इसके बारे में हम जानेंगे. सो उनको यू नो दैट, बट इट स्टार्टेड टू इस्टाब्लिश दिस ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी. इट स्टार्टेड टू इस्टाब्लिश इट्स डोमिनेंस इन 1757. और वो कैसे हुआ था 1757 में, आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी, इज नॉट इट? आफ्टर द बैटल ऑफ पलासी, जब बैटल ऑफ पलासी फोर्ट किया गया है, तो इसके बाद ही ब्रिटिश का पूरा डोमिनेंस इंडिया में इस्टाब्लिश्ड हुआ था, इज नॉट, इस्टाब्लिश्ड हो गया था. तो बैटल ऑफ पलासी जो है वो बैटल, वो युद्ध किसके बीच हुआ था, फोर्ट बिटवीन नवाब सिराजुद्दौला ऑफ बंगाल. ओके, नवाब सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब थे, एंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच ये बैटल ऑफ पलासी फोर्ट किया था. सो वी नो दैट ऑलवेज दैट बैटल ऑफ पलासी वो फोर्ट हुआ था इन द ईयर 1757 में, 23 जून 1757 में. इट इज़ इम्पोर्टेंट, काइंडली नोटेड डाउन. सो बैटल ऑफ पलासी वॉज फोर्ट इन द ईयर 23 जून 1757 में. उस बैटल के बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कंपनी आए थे अगस्त 24 1608 में, যে কোম্পানি অগাস্ট 24 1608 ইন্ডিয়ার মধ্যে আইসলো জাস্ট একটা বিজনেস করার লাগিয়া, ওই কোম্পানির সঙ্গে একটা ব্যাটেল হয়, একটা যুদ্ধ হয়, কার মাঝে, নবাব সিরাজউদ্দৌলার লগে, ইজ নট ইট? আর ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মধ্যে একটা ব্যাটেল হয়. ব্যাটেল হওয়ার পরে এই ব্যাটেলও আমরা জানি যে নবাব সিরাজউদ্দৌলা he lost in the battle. सो इसके बाद ही क्या हो गया था, ब्रिटिश का जो डोमिनेंस है वो इंडिया में पूरी तरीके से इस्टाब्लिश्ड हो गया था इन
1757 after the Battle of Plassey. Okay, so if anybody asks you, or if in any competitive exam, these questions always highlighted, any competitive exam always they highlighted this question, like in which year the Battle of Plassey was fought. So you have to answer that is 23rd June 1757. Okay, now ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था, उसका जो ट्रूप्स थे, मतलब आर्मी, was led by रॉबर्ट क्लिफ. उस समय में रॉबर्ट क्लिफ उस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ट्रूप्स को लेड कर रहे थे, इज अगेंस्ट द नवाब ऑफ बंगाल. किसके साथ हुआ था ये युद्ध? नवाब ऑफ बंगाल. और नवाब ऑफ बंगाल कौन थे उस समय? सिराजुद्दौला. ठीक है, तो यही से हमें पता लगता है कि कैसे मतलब उसका ब्रिटिश का डोमिनेंस इस्टाब्लिश्ड हुआ था इंडिया में, इज़न्ट इट? तो आज इसके बाद देखो धीरे धीरे कैसे डेमोक्रेसी इस्टाब्लिश्ड हुआ इंडिया में, इसके बारे में ये चैप्टर में पढ़ेंगे. नाउ लेट्स गो. But with the attainment of freedom from the British on 15th August 1947. Okay, so हम लोगों ने ब्रिटिश से आज़ादी लिया है. वो डेट कौन सा है? 15th August 1947. हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिपेंडेंस डे ऑन दिस डेट ओनली, that 15th August 1947. So it is just to be noted that India got its independence on 15th August 1947. Now India stood as the biggest democratic country in the world. India एक सबसे बड़ा democratic country के हिसाब से जाने जाते थे उस समय में, isn't it? सबसे बड़ा democratic country पूरी दुनिया में. A constitution is very essential for an independent and democratic country, because the constitution and democracy both are complementary to each other. सो उसी समय जब इंडिया आज़ाद हुआ है, इंडिपेंडेंस मिल गया, तो इसके बाद इंडिया के लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन. सो व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन? सो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड, सबसे पहले अगर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इट इज़ ए सेट ऑफ लॉज, और यू कैन से रूल बुक्स to set up or to establish something, to obey those rules and to govern the countries also. Okay, those are all the things indulged in the constitution. सो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो वर्ड है, ये आया कौन से वर्ड से? लैटिन वर्ड कॉन्स्टिट्यूरे से कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशन माने किता কোনো একটা সেট অফ লজ অথবা রুল বুক, যেটার দ্বারা আমরা কিতা করি কোনো জিনিসটা সেট আপ করি, ইজন্ট ইট? ফর এক্সাম্পল আমি যদি হই, প্রত্যেকটা রিলিজনও কিতা আছে, তার হলি বুক আছে, ইজন্ট ইট? অ্যান্ড আমরা রিলিজনের হলি বুকগুলো মানিয়া আমরা চলতে লাগে, ইজন্ট ইট? অ্যান্ড ইট ইজ ম্যান্ডেটরি, উই হ্যাভ দিস ফেথ ऑल्सो. जेरकम कोनो गेम्स, फुटबॉल धरि लाओ बा क्रिकेट, इजंट इट? वैसे गेम्स भी बहुत सारे हैं जिनका रूल्स है, और उसी रूल्स को फॉलो करके ही तुम्हें खेलना पड़ेगा, इजंट इट? तो वैसे भी एक देश को चलाने के लिए एक रूल्स है, लॉज है, और वो लॉज कहाँ पे रहता है? कॉन्स्टिट्यूशंस में रहता है, इजंट इट? सो कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़रूरी था एक इंडिपेंडेंट एंड डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए. और यहाँ पे बताया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेमोक्रेसी बोथ आर कम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर. वो एक दूसरे से रिलेटेड है, एक दूसरे से रिलेटेड है. ठीक है, वो बोथ आर कम्प्लीमेंटरी. विदाउट कॉन्स्टिट्यूशन डेमोक्रेसी इज़ useless, meaningless, and without democracy, and if this country don't have a constitution, so it is not an appropriate democratic country, isn't it? Now, as such, there cannot be a true democratic state without having a constitution of its own. So यहाँ पे बताया भी गया है कि कोई भी मतलब एक सच्चा डेमोक्रेटिक कंट्री, एक सच्चा लोकतंत्र देश नहीं हो सकता अगर उसके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसका खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. सिमिलरली द रोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज़ मीनिंगलेस विदाउट हैविंग डेमोक्रेसी. अगर कॉन्स्टिट्यूशंस है लेकिन अगर उस देश में डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है लेकिन उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो उस कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मीनिंग ही नहीं है. ठीक है, मतलब इट इज़ यूजलेस, नो वन इज़ ओबेइंग. ओके, नाउ तो ये जो चीज़ है, इससे हम समझ सकते हैं कि हाउ मच it is necessary if a state is democratic state, it must have what? Constitution, democratic constitution, isn't it? So in fact the process of making a constitution had begun even before India attained her independence. हम ये भी जानते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंस होने से पहले भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशंस का काम शुरू हो गया था, जो हम पिछले क्लास में भी पढ़े थे, क्लास 9 पे, अबाउट जवाहरलाल नेहरू एंड हिज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन व्हिच वाज पब्लिश्ड ऑन 13 December 19
1946, isn't it? इसके बाद आते हैं, चलो नेक्स्ट लाइन पे। इन द जनरल इलेक्शन हेल्ड इन जुलाई 1945 इन इंग्लैंड, द लेबर पार्टी केम टू पावर एंड न्यू गवर्नमेंट टुक द डिसीजन टू डिक्लेयर इंडिपेंडेंस टू इंडिया। तो उसी समय ब्रिटेन में इलेक्शन चल रहा था, ठीक है। इलेक्शन चल रहा था दो पार्टी के बीच, एक है अल्स्टर यूनियनिस्ट वर्सेस लेबर पार्टी, ठीक है। तो उस समय मतलब लेबर पार्टी का जीत हो गया और लेबर पार्टी ने सरकार बनाया इंग्लैंड पे। और वो कब हुआ था? इन यहाँ पे एक क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th के बोर्ड पे आते हैं। इन द जनरल इलेक्शंस इन जुलाई 1945 which party won the election? So your answer will be what? लेबर पार्टी। लेबर पार्टी ने जनरल इलेक्शन, इंग्लैंड में जो इलेक्शन हुआ था 1945 में, उसी में किसका जीत हुआ था? कौन से पार्टी का जीत हुआ था? लेबर पार्टी का जीत हुआ था। सो लेबर पार्टी जब पावर पे आए और वहाँ पे ब्रिटेन में न्यू गवर्नमेंट है जो फॉर्म किया उन्होंने, फॉर्म करने के बाद ही उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि इंडिया को आज़ादी देने के लिए, इज नॉट इट? सो उसी समय दे आर, इट्स वॉज वेरी टफ टू हैंडल, बिकॉज इंडिया का डे बाई डे जो स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन, दोज ऑल द थिंग्स आर कंटिन्यूसली गोइंग ऑन, इज नॉट इट? एंड ब्रिटिश इस बाउंड हो गया था कि मतलब अब इंडिया को आज़ाद करके देखिए। उसी समय इंडिया के सारे लोग, हर सिटीजन्स, एवरी सिटीजन्स इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजियंस, एवरी वन केम इन फ्रंट टू टेक देयर इंडिपेंडेंस, इज नॉट इट? सो उसी समय जब लेबर पार्टी का जीत हुआ, लेबर पार्टी के जीतने के बाद उनके वहाँ से जो पार्टी से प्राइम मिनिस्टर जो हुए थे, तो क्लेमेंट एटली वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम लेबर पार्टी इन इंग्लैंड, ओके। सो अकॉर्डिंगली द लेबर पार्टी गवर्नमेंट, तो लेबर पार्टी ने ये डिसीजन लिया है कि इंडिया को आज़ाद करने के लिए द लेबर पार्टी गवर्नमेंट ऑफ इंग्लैंड फेल्ट द आटमोस्ट नेसेसिटी ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द न्यू डेमोक्रेटिक स्टेट दैट इज़ इंडिया। तो लेबर पार्टी ने ये बहुत ही ज़रूरी समझा है कि मतलब इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट होने जा रहा है और इसी के लिए मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही ज़रूरी है। एज सच द ब्रिटिश गवर्नमेंट सेंड द कैबिनेट मिशन टू इंडिया इन मार्च 1946। तो इसीलिए के ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? ब्रिटेन के सरकार ने कैबिनेट मिशन को इंडिया में भेजा है। और वो डेट कब भेजा कैबिनेट मिशन को इंडिया में? मार्च 1946। सो हियर एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में कम इन योर एग्जाम कि व्हेन डिड द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया? सो योर आंसर विल बी व्हाट? मार्च 1946। अभी ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों भेजा कैबिनेट मिशन को, क्यों भेजा, और ये कैबिनेट मिशन है क्या? It's a group of ministers who they came to help India to form a new constitution for its country. तो इसीलिए आए थे to create a congenial environment and to make necessary preparation for framing a new constitution. वो कैबिनेट मिशन को इसीलिए भेजा गया था to create a congenial environment and to make necessary preparation for framing a new constitution. एक नया constitution बनाने के लिए एक congenial, एक pleasant environment create करने के लिए, जिसको हम अनुकूल परिवेश को, কনজিনিয়াল এনভায়রনমেন্ট का मतलब অনুকূল পরিবেশ। তো একটা অনুকূল পরিবেশ ক্রিয়েট করার লাগিয়া এই ক্যাবিনেট মিশনটারে ইন্ডিয়ার মধ্যে পাঠানি হয়েছে, তাকে কনস্টিটিউশন বানানোর প্রিপারেশনটা নিতে পারে অ্যান্ড একটা নিউ কনস্টিটিউশন ফর দিস নিউ ডেমোক্রেটিক কান্ট্রির লাগিয়া ক্রিয়েট করা হয়। সো this is what I used to say about the first paragraph. So I hope you understand. If you have any confusion, you can kindly ask me.